एक और अब बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं एक निसाब के हवाले से, यकसा निसाब, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ज़बरदस्त स्टेप है। लुकिंग फॉरवर्ड कि वो किस तरह से उसको लोग एक्वायर करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। तो बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वर्कआउट किया, और वाकई जब आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं तो आप अंदर से डरे हुए भी होते हैं, घबराहट भी हो रही होती है कि जी किस तरह से हमने उसके ऊपर काम करना है और बच्चों तक ऐसा निसाब पहुंचाया जाए जो उनको फ़ायदा पहुंचा सके, उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके और एक ही तरह का हो। तो उसके ऊपर बहुत मेहनत की गई और फाइनली अब ये जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर स्कूल में, हर कॉलेज में। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि चाहे वो किसी गरीब तबके का बच्चा हो या फिर अमीर घराने का बच्चा हो, सब एक ही निसाब पढ़ेंगे, सब एक ही जगह पर कैटेगराइज किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि जी इस बच्चे की तालीम जो है वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज जिसमें कम है, और एक बच्चा जो अमीर है उसके बच्चे की जो तालीम है वो बहुत मुख्तलिफ है और वो नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम सबको इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी महसूस होती है। आज हमने इसी पे बात करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं उन्हें दावत दी है। मैं उन्हें वेलकम करना चाहूँगी। ही इज़ जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र, हेड ऑफ नेशनल करिकुलम काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। बेहद शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और आज बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए डिटेल्स, कि ये जो हमने सुना था कि जी ये यकसा निसाब आने वाला है और बहुत जल्द इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और अब फाइनली वो वक्त आ गया है जो हम कह सकते हैं कि जी बहुत जल्द होने वाला है। तो क्या स्टेटस है अभी तक इसका, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा और क्या तरीक़ेकार रहेगा इसका? थैंक यू सो मच। एक तो मैं सबसे पहले ATV का बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया सर। एक तो हम उनके हमसाए में हैं और वो हमेशा सिंगल नेशनल करिकुलम को आपने बहुत अहमियत दी। मेरे ख्याल इससे पहले भी आप 3-4 प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं, मुख्तलिफ मराहल से जब ये गुज़र रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा अपने आप को एक मुतमिन और एक इत्मीनान वाला मरहला मेरी ज़िंदगी में आ गया है कि मैं आज अपनी तमाम नाज़रीन और पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी, उनसे मैं ये शेयर करते हुए बड़ा एक एजाज़ महसूस करता हूँ। आपको अंदाज़ा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले अपने तमाम बड़े बड़े जलसों में एक बात बार बार दोहराई, और ये कहते थे कि पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है, ये जो तालीम है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी एक निज़ाम है। कुछ लोग जो बहुत, जिनके पास दौलत है, उनके लिए बहुत आला तालीम के मौक़े मौजूद हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई बुनियादी ज़रूरियात भी उनकी पूरी नहीं है, और उनको तालीम की कोई बुनियादी मिनिमम ज़रूरियात है वो भी पूरी नहीं हो रही। और कुछ एक तबका ऐसा है कि जो तालीम के उस सरकारी मराहिल से गुज़रता है। आप देखें और अंदाज़ा करें, वज़ीर-ए-आज़म की ये सोच ऐसी थी, और वज़ीर-ए-आज़म का जो मौजूदा हुकूमत का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी प्रायोरिटी 1 के तौर पे ये लिखा हुआ था कि हम इस मुल्क के अंदर एक निसाब, एक तालीम का निज़ाम लाने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन से पहले उनका एक वो था। तो मैं खुशी महसूस करता हूँ जैसे ही नई हुकूमत ने टेक ओवर किया, सबसे पहला जो कैबिनेट में हमसे प्रेजेंटेशन ली गई वो तालीम के मौजू पे थी। और जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद से एक जुमला कहा कि शफ़क़त साहब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क के अंदर तमाम बच्चों के लिए एक ऐसा निसाब लाऊं जिससे पूरे मुल्क के अंदर जो तालीम के शोबे में नाइंसाफ़ी है वो ख़त्म हो जाए। ये उनका जुमला था, और इसी को हमने बुनियाद बनाया कि वीएन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम इसी को कहते हैं कि। और मौजूदा जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में एग्जिस्ट करती है, अगर आप देखें तो मैं और लंबी बात ना करूँ, मुख्तसर 3 निज़ाम तालीम आज के वक्त मौजूद हैं। एक वो निज़ाम तालीम है जिसको हम सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम कहते हैं, और उसी के अंदर हम शामिल करते हैं लो कास्ट प्राइवेट स्कूल जो कि बहुत छोटी छोटी जगहों पे तालीम की सहूलियात दे रहे हैं। दूसरा निज़ाम तालीम अगर आप देखें तो वो आपको एलीट स्कूलों का एक निज़ाम तालीम मिलेगा
जो कि बहुत छोटी सी तादाद में है, लेकिन वो एक मुल्क के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस है उनका, एक बहुत अहम मकाम है। वो उनका दावा है कि हम इस मुल्क के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और एक तीसरा निज़ाम अगर उसको आप देखें तो वो बिल्कुल अलग थलग है, इन सारी चीज़ों से अलग होकर वो मदारस का निज़ाम तालीम है। वो एक ख़ास मखसूस दीनी तालीम तक महदूद भी है, प्लस ये कि वो उन बच्चों को कैटर कर रहे हैं जिनका इस मुल्क के अंदर और कोई सहारा नहीं है, ना स्टेट उनकी ज़िम्मेदारी लेती है ना कोई और, लेकिन वो मदारस एक बहुत आला काम के उन बच्चों को बजाय कि वो अपने आप को एक बिल्कुल लावारिस समझ के घूमे फिरें, उनको वो एक तालीम के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 निज़ाम तालीम हैं, तीनों की मंजिलें मुख्तलिफ हैं। सही। सरकारी और लो कास्ट प्राइवेट स्कूल एक बुनियादी तालीम की तरफ जाते हैं और उसमें से मुख्तलिफ तरह के लोग आगे मेहनत करके मैदान अमल में आते हैं। एलीट्स और ये जो है ना, इनको मैं बताऊँ इनकी तादाद को 94.3% है, यानी सबसे बड़ा सेगमेंट इन 2 सरकारी और लो कास्ट प्राइवेट स्कूलों में जाता है। जो एलीट स्कूल हैं या जिनको हम फॉरेन सर्टिफिकेशन स्कूल कहते हैं, उन स्कूलों में 1.7% टोटल जो तलबा की तादाद है पाकिस्तान में स्टूडेंट की, उनमें से 1.7 वहाँ जाते हैं और कोई 4.7% बच्चे जो हैं वो हमारे मदारस में जाते हैं। तो ये 3 है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ज़रूर बात समझाने के लिए ज़रूर दूंगा कि मैंने एक कोशिश की कि 3 बच्चों को मैंने एक दफ़ा बुला के बिठाया। एक का ताल्लुक दरस निज़ामी किया हुआ था, मदरसे से था, एक ने A लेवल किया हुआ था, एक ने FSC किया हुआ था। और मैंने कोशिश की कि उन बच्चों को कहूँ कि आप 4-1 घंटे बैठ के 3-4 मौज़ूआत पे आप गुफ्तगू करें और अपनी रिकमेंडेशन मुझे दें। कैन यू बिलीव 45 मिनट के बाद वो बच्चे मज़ीद आपस में बात नहीं कर सके, इसलिए कि उनके दरमियान बिल्कुल सोच का डिफरेंट, यानी उनके अंदर एक बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से वो गुफ्तगू एक दूसरे, तो वो आपस में, तो आप देखें इस माशरे की ये 3 स्ट्रीम हैं आज, और ये तीनों स्ट्रीम की मंजिल डिफरेंट है, और हम दावा करें कि हम एक कौम है, कैसे हो सकता है? ये तो 3 तबके तो हैं, फितरती मौजूद है। लेकिन ये मुझे बताएं, इस एक निसाब से, यकसा निसाब से जो तबकाती निज़ाम है ये ख़त्म हो जाएगा? मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं यकीन से कहता हूँ, आपको पता है निसाब जो होता है वो ज़हन साजी का काम करता है। उस्ताद को हम ह्यूमन इंजीनियर कहते हैं, वो इंसान साजी का काम। लेकिन उस इंसान साजी के अंदर जो इंसान की एक ज़हन साजी है वो पूरी दुनिया में निसाब से होती है। आप पूरी दुनिया के देखें, जर्मनी की मिसाल ले लें, 16 सूबे हैं, डिवॉल्व सिस्टम है, लेकिन निसाब एक है, और जर्मन कहते हैं हम एक कौम है। और पूरी दुनिया में चाइनीज़ को देख लें, जापानीज़ को देख लें, वो सारे एक कौम, इसलिए कि वो एक निसाब की बुनियाद पे एक तरह के मौके सबको मुयसर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो निसाब हमने, जिस पे हमने काम शुरू करके और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी मनाजिल तय कर ली हैं, ये मेरा यकीन है कि जब ये नाफिज होगा तो उससे आप पूरे मुल्क के अंदर एक तब्दील आएगी। और ये रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स के बारे में हम सबको क्लियर होना चाहिए, ये दिनों में नहीं आती, इसके लिए कुछ साल लगते हैं, टाइम लगता है, तब्दीली के मरहले से गुजरना शुरू होती है, फिर एक वक्त आता है, मिनिमम 5 साल लगेंगे कि आप देखेंगे इसके असरात पूरे मुल्क में नजर आएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको शेयर कर दूं कि निसाब जो है जिस पे हमने काम शुरू किया वो प्री 1 to 12, यानी 1 से पहले एक प्रेप आप कह सकते हैं, प्रेप से 12वीं तक के निसाब बनाना हमने था। और उसके लिए हमने हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को हमने प्रॉमिस किया था कि हम 3 फेजेस में काम करेंगे। हमारी पहली फेज होगी प्री 1 to 6, प्री 1 to 5, 6 जमातों का निसाब, प्रेप और पहली से 5वीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 6 जमातों का निसाब भी बना लिया। और ये मैं आपको दूँ, पाकिस्तान की तारीख उस वक्त बदली कि जब हमने, पहले तो ये होता था निसाब साजी, बस उससे आगे काम खत्म, निसाब बन गया, खत्म हो गया। अब हमने ये कहा नहीं, हम निसाब भी बनाएंगे, हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी बनाएंगे उस निसाब पे, हम असातिज़ा की टीचर ट्रेनिंग भी उस पर बनाएंगे, और हम बच्चों की असेसमेंट भी बनाएंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन के 4 कंपोनेंट हैं। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि हमने फेज़ 1 का निसाब, किताब, असातिज़ा की तरबियत का पूरा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये सब मुकम्मल कर लिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान पूरे में 1 अगस्त से
ये एक बहुत बड़ी नवीद होगी इस कौम की, और ये शायद प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा तोहफा होगा इस मुल्क को कि तमाम बच्चों को एक तरह का निसाब पढ़ने का मौका मिलेगा, एक तरह का कॉन्सेप्ट उनको मिलेगा। खा बच्चा राजनपुर में बैठा हो, खा बच्चा इस्लामाबाद में किसी मारगला के किसी बड़े स्कूल में बैठा हो, या इस्लामाबाद के किसी मॉडल स्कूल का बच्चा हो, सब एक निसाब पढ़ रहे होंगे। सही है। तो एग्जैक्टली आप कह रहे हैं कि 1 अगस्त से जो है ये निसाब जो है जी इम्प्लीमेंट हर किसी स्कूल में कर दिया पूरे जाएगा। पाकिस्तान में ये इंशाल्लाह ये निसाब पूरे पाकिस्तान में नाफिज होगा, और खा पब्लिक स्कूल हों या फॉरेन सर्टिफिकेशन के प्राइवेट स्कूल हों या मदारस हों, जहाँ जहाँ पहली से 5वीं की जमातें, उन सब में एक निसाब पढ़ाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों ने इस पर एग्रीमेंट भी किया है, एक कंसेंसस हमने किया, और एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि सारे लोग इस पे मुत्तफिक हुए। अच्छा, जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि इसकी डिटेल में हम जाएं कि ये क्या प्रोसेस था, किस तरह से लोगों को आपने इकट्ठा किया, उनके दिमाग को, एक ज़ाहिर है हर इंसान का एक अलग दिमाग होता है, मुख्तलिफ सोच होती है, तो वो एक सोच के ऊपर कैसे आके ठहरा? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और इतना बड़ा चैलेंज था। जब ये जिम्मेदारी मुझे दी गई हुकूमत की तरफ से, तो यकीन करेंगे यही मैं सोचता था कि कैसे मुमकिन है। एक तो 18 अमेंडमेंट है, सूबे अब खुद अपना निसाब बना सकते हैं, सबको हम कैसे इकट्ठा करेंगे? आपको अंदाजा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, आइन में उसका रोल है कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन हमारी जिम्मेदारी थी। हमने कहा कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पे हम हर एक के पास जाएंगे। तो मैंने एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन मुख्तसर 5-6 स्टेप बता दूं। स्टेप 1 मेरा ये था कि हम जो हमारे पहले निसाब चल रहे, आखिरी निसाब पाकिस्तान में 2006 में बना, उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम 2006 के निसाब पे बैठे। 2006 के निसाब को बुनियाद बना के हमने नई रिफॉर्म्स लेके आए, और एक पहले ज़ीरो ड्राफ्ट हमने बनाया, और ज़ीरो ड्राफ्ट बना के हमने सारे सूबों को भेज दिया, और AJK GB को भेज दिया, प्राइवेट स्कूलों को भेज दिया। इन सब को हमने कहा कि ये निसाब है, हमारा ज़ीरो ड्राफ्ट है, आप 3-4 माह इस पे काम करें और अपनी राय दें। लेकिन ज़ीरो ड्राफ्ट बनाने से पहले भी हमें एक मेहनत करनी पड़ी कि हमने पाकिस्तान का जो निसाब था उसकी हमने एक कंपैरेटिव स्टडीज़ करवाई सिंगापुर के साथ। एशिया में वो सबसे बेस्ट है इस वक्त करिकुलम उनका, और यूरोप में कैम्ब्रिज के साथ। इन दोनों जो निसाब हैं, इनके साथ हमारे अपने निसाब की हमने स्टडीज़ करवाई। कंपैरेटिव स्टडी का नतीजा क्या निकला कि क्या क्या चीज़ें जो कि उनके निसाब में बेस्ट है हमारे में मौजूद नहीं है, क्या चीज़ें हमारे निसाब में बेहतर है। तो ये जो फाइंडिंग हमारी थी, इसकी बुनियाद पे हमने ज़ीरो ड्राफ्ट बनाया कि क्या चीज़ें हमारी कमी उनको शामिल किया, क्या हमारी चीज़ें मौजूद उनको और बेहतर किया। इस तरह ज़ीरो ड्राफ्ट जब सूबे में पहुंचा, एरियाज़ में पहुंचा, हमने यहाँ तक नहीं, मैं आपको जब लिस्ट बनूँ तो आप हैरान हो जाएंगे। 4 सूबे, 2 एरियाज़ तो थे ही सरकार में, बीकन से लेके, सिटी से लेके, फ्रॉबल्स, रूट्स, ये जितनी बड़ी बड़ी चेन्स ऑफ स्कूल हैं, इन सबको हमने भेजा और ऑन बोर्ड किया, और इन सब के बंदों को कमेटियों में शामिल किया कि हमारे साथ बैठ के। और मैं बहुत मशकूर हूँ प्राइवेट सेक्टर का भी कि जिन्होंने 2.5 साल, पौने 3 साल डे एंड नाइट हमारे साथ काम किया। फिर ये सारे सूबों ने इसके ऊपर अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। फिर हम हर सूबे के अंदर खुद जाना शुरू हुए। आपको कैंट एंड गैरिजन एक बहुत बड़ा सेटअप है, FG स्कूल जिनको आप कहते हैं सूबों में, उनको हमने बताया। आर्मी पब्लिक स्कूल के लोगों के साथ हमने, एयरफोर्स के स्कूलों के साथ, नेवी के स्कूलों के साथ, और फाउंडेशन जितनी भी हैं, उन सारे, सिटीजन फाउंडेशन, रीड फाउंडेशन, सबको हमने अपना निसाब कहा और हमका अपना इनपुट दें। इस तरह फिर हमने सूबों के अंदर खुद गए और हर सूबे में 4 रोज़ा वर्कशॉप करवाई, और उससे जो इनपुट मिला वो भी हम साथ लेके आए। GB में गए, उनकी 4 रोज़ा वर्कशॉप हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई। इसी तरीके से AJK में 4 रोज़ा वर्कशॉप, उनकी हमें इनपुट पूरा मिला। FGIs की हमें एक बात और बताऊँ और बड़ी खुशी मुझे महसूस होती है कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में, 72 साल की हिस्ट्री में, हमने जो ये मिशनरी स्कूल्स थे, जिनको हम कभी इस प्रोसेस में शामिल, इनको मैंने शामिल किया। और मिशनरी स्कूल 1000 से ज़्यादा उनकी तादाद है, ये कॉन्वेंट, और ये इन सब स्कूलों को मैंने 4 रोज़ा वर्कशॉप की। उन्होंने पूरे मुल्क से अपने माहिरीन बुलाए और वो भी हमारे साथ बैठ के उन्होंने हम इनपुट दिया। फिर हमने इसी प्रोसेस के अंदर हमने कैम्ब्रिज को भी भेज दिया, ये हमारा ज़ीरो ड्राफ्ट है, आप भी हमारी मदद करें, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा इनपुट दिया। लेकिन इन सारे काम करने के लिए हमने फैसला किया था कि हमारे साथ एक यूनिवर्सिटी की टेक्निकल सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो हमने एक कॉम्पिटेटिव प्रोसेस से आगा खान यूनिवर्सिटी अब हमारे साथ काम कर रही है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट है, वो हमें टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करता है। इवन लम्स ने भी बहुत वॉलंटियर होके, उनके 4-5-6 प्रोफेसर थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी इनपुट दिया। तो इस प्रोसेस से होते हुए जब ये सारा इनपुट आ गया,
हमने 36 ऑर्गेनाइजेशन सूबों समेत उनके साथ ये जीरो ड्राफ्ट शेयर किया था, 32 का इनपुट आया, फिर उसको कंसोलिडेट किया। और देखें एक यूनिक बात जो हुई इस हिस्ट्री में पहली दफ़ा कि हमने इस्लामाबाद में पहली नेशनल निसाब कॉन्फ्रेंस की, और कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस जिसमें तकरीबन 150 से पौने 200 लोगों ने हिस्सा लिया। 4 दिन वो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे रहे और 4 दिन उन्होंने इस निसाब के एक एक वर्ड, एक एक कॉमे को पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो 14 फरवरी 2020 का दिन मेरे लिए बहुत आम दिन था कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों ने एक एग्रीड डॉक्यूमेंट में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सूबे, एरियाज, सब ने साइन कर दिया कि ये वो निसाब है जो हम पूरे मुल्क में पढ़ाएंगे। तो ये कंसेंसस बड़ा मैराथन प्रोसेस था। ये तो सुनकर ही थोड़ा सा मेरा जो है ना दिमाग ऐसा हो गया। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, आपकी और आपकी पूरी टीम और जितने भी लोग शामिल थे कि कितनी मेहनत की है हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आप सबका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे सवाल हैं सर मेरे दिमाग में भी जो मैं चाहूँगी कि इसी हवाले से हम बातचीत करें। आपने हमारे साथ रहने, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेंगे। मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ और सवाल हम करेंगे इसी हिसाब को लेकर। और बड़ी ज़बरदस्त उनसे गुफ्तगू चल रही है यकसा निसाब के हवाले से। और अभी बड़ा प्रोसेस लंबा लेंदी उन्होंने इतना अच्छा हमें तरीके से बताया कि कितनी मेहनत लगी है, कितने एफर्ट्स लगे हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि कह दिया और हो गया, पेपर पे आप लोगों ने वो बुक्स छाप दी। बड़ी मेहनत लगती है हर चीज़ को। वो जैसे उन्होंने बताया कि एक एक डॉट, एक एक कॉमा जो है आपके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने किया। सर एक और सवाल थोड़ा सा इसी में आगे चलकर आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो पहले का निसाब जैसे हुआ करता था और अब जो निसाब आ रहा है, उसमें अब वाले जो निसाब है और पुराने वाले में क्या डिफरेंस आप समझते हैं कि यूएसपी एक तरह से कही जा सकती है कि ये वाला इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है? ये बड़ा अहम सवाल था और यही एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम बताएं कि पहले और अब के निसाब में फ़र्क क्या है। मैं आपको बताऊं, ये एक तो हमने बुनियादी एक चीज़ कहा, नो रोट लर्निंग। आज के बाद ये रटे वाला निज़ाम, उससे हम दूर हो जाएंगे। अब हमारा सारा निज़ाम, हमारी सारी किताबें, हमारा उस्ताद, हमारा हर काम, हम सारे के सारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे पढ़ेंगे। और मैं ये आपको बताऊं कि मेरा चैलेंज है कि जो किताबें हमने बनाई हैं, मॉडल टेक्स्ट बुक, वो मार्केट में आज अवेलेबल हैं। आप पहली से 5वीं किताबें देखें, कोई आदमी जिसके बच्चे ने पहली से 5वीं पढ़ी होगी वो इन किताबों को देख के कहेगा कि दिस इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। टोटली, यानी आपको पता है पहले किताब में क्या होता था कि 5 सफ़े का हम सबक दे देते, लेसन होता था 5 पेजेस और आखिर में आधे सफ़े की एक मशक एक्सरसाइज होती थी। अब ऐसा नहीं है, आपका पूरा लेसन 1 पेज का और 20 सफ़े की आगे एक्सरसाइज है, एवरी एक्टिविटी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल में टीचर्स को कभी कभी उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज पढ़ानी है, ट्री। व्हाट इज ए ट्री? तो पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड है, उसमें मैडम लगी हैं चाक से ट्री बना रही हैं, उसकी रूट्स बना रही हैं, स्टेम बना रही हैं, ब्रांचेस, लीफ, फलां और पीछे बच्चे अपना काम में मसरूफ हैं, वो बोर्ड पे अपनी मसरूफ है। अब मैंने कहा कि नो, आपने ट्री पढ़ाना है और अगले दिन आपने बच्चों को कहना है बेटा आओ स्कूल के लॉन में एक छोटा सा दरख्त, क्या बात है सर, सबको उठाना है, आओ इसके इर्द गिर्द। और पता है बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे इन सारी चीजों में। बिल्कुल। और हमने कहा कि वो 25 मिनट की एक्टिविटी कराएं और बच्चे को कहें बेटा ये देखो नीचे जरा खोदे ना, ये सामने रूट, इस रूट का काम है जमीन से खुराक लेना, ये स्टेम, ये है उसके ब्रांचेस, ये उसके पत्ते, वो देखे सूरज है, वो सूरज से क्या चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या चीज ये छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का क्या कंसेप्ट, कार्बन, यानी आप इतने सवालात बच्चे के जहन। अच्छा जो हम सांस ले रहे हैं इसमें दरख्तों का क्या किरदार है, और जो हम सांस जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो क्या चीज है, वो दरख्त कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी ये इस तरह की हमने कहा आधे घंटे की एक्टिविटी कराएं और आप देखें बच्चा जब वैन में बैठेगा, घर जाएगा, दरख्तों को देखेगा, एग्जैक्टली वो भी ऑब्जर्व करेगा, घर जाके भी इन सारी चीजों को अपने घर वालों को बताएगा और उसको एक्सप्लोर करने की एक जो है ना शौक पैदा होगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, जो आप बात कर रहे हैं कि टीचर्स काम कर रही है बोर्ड पे और बच्चे पीछे अपना खेल रहे हैं, सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब वो चॉक एंड टॉक खत्म हो गया, उसकी जगह जो नई चीज आ गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और इंटरेक्टिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के मिल के बच्चे काम करें। और उस्ताद को हमने अब कहा कि देखें आप वो जो थे ना एक क्लास के अंदर कि आप ही ने सब कुछ करना है, नो यू आर ओनली फैसिलिटेटर। आप फैसिलिटेट करें। अब हमारी किताबों को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि हमने हर किताब के सफ़े में एंड पे एक लिखा है टीचिंग पॉइंट,
और टीचर के लिए वो लिखा है कि मैडम सर ये जो ऊपर एक्टिविटी है आपने इसको कैसे कराना है। हाँ। तो किताब के अंदर भी एक टीचर ट्रेनिंग को भी हमने इनबिल्ट किया ताकि इमीडिएट जो चीज़ काम करा रहा है टीचर को पता ये मैंने कैसे करानी है। तो यानी एक नंबर 1 ये हमने कर दिया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर दी। नंबर 2 हमने जो इस निसाब में 3-4 बड़े नाम मैं लूंगा। अच्छा एक नई तालीम, हमने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है? वो महारतें जिससे एक इंसान अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है आपकी, इसी तरीके से आपके पास जो एक डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है, एनालिटिकल स्किल क्या है, इन सारी ये कुछ 8-10 महारतें हैं। इनको हमने प्री-1 से लेके अब 5वीं तक, फिर आगे 6वीं 12वीं तक ये जाएंगी, ताकि हर बच्चा इन स्किल्स को, और देखें लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमने अपने जब निसाब में शामिल किया, इसका बैकग्राउंड भी था। अगर आप याद हो वाकया कि हमारी बच्ची ज़ैनब है कसूर की, उसको किस तरीके से उसके वो स्किल हम नहीं सिखाए कि एक बंदे ने उसको कोई टॉफी और उसका बहाना लेके गया और वो बच्ची जिंदगी से महरूम होगी। अब बहुत हमने लेजिस्लेशन कर ली लेकिन वो बच्ची अब हमने बच्चों को बताएं कि हाउ टू से नो टू द स्ट्रेंजर, अजनबी उसको कहना है नो। ये सारी स्किल्स हमने बच्चों के लिए इसमें और अपने असातिज़ा के लिए भी हमने कहा कि ये आप सिखाएं, ताकि पेरेंट भी, कम्युनिटी भी। और अगर आप पिछले दिनों देखें एक टीवी प्रोग्राम में एक बच्ची के को घर के बाहर से वो लेके जाते हैं, घुमाते हैं पूरे शहर में, 1 घंटे बाद वापस आके छोड़ते हैं और उसके बाप को कहते हैं कि आपकी बच्ची किधर थी? वो कहता है इधर ही थी। वो तो कहता हमने 1 घंटे से इसको लेके फिरे थे। तो आप इस तरह की कहानी है, स्ट्रेंजर और डेंजर, एक अजनबी हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसी तरीके से हमने और अवेयरनेस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन्वायरमेंट पे हमने बहुत काम किया। इस निसाब के अंदर आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी कि रेड लाइट का क्या तस्वर है, पानी की एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन क्या चीज़ें होती हैं। यानी बच्चे को अब पहले तो हम पढ़ाते थे हदीस नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अत-तहुर शत्रउल ईमान, सफाई निसफ, याद करा देना। अब हमने याद नहीं, हमने कहा ये प्रैक्टिकली करके दिखाने कि ये होता क्या है बेसिकली। अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने क्लासरूम को साफ रखें, अपने मोहल्ले को साफ रखें, अपने मुल्क को साफ रखें कि ये तो यानी उन चीज़ों की, उन आला जो वैल्यूज थी उनकी प्रैक्टिकलिटीज अब हमने बच्चों को, क्योंकि अक्सर हम रट्टा लगा लेते थे और हमें उसका मतलब ही नहीं पता होता था कि सफाई किस तरह से मेंटेन करनी है, क्यों ये इसको ईमान कहा जाता है। और तो एक नई चीज़ और मैं ज़रूर ये लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस होगी, 72 साल हमने इस मुल्क में इंग्लिश को पढ़ाया एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते रहे। ये मजमून है और मजमून में क्या लिखते थे हम, ऐसे लिख रहे हैं, फलां लिख रहे हैं, फलां लिख रहे हैं, जिसकी वजह ये होती थी कि हमारे यहाँ बच्चे पब्लिक सेक्टर से मास्टर अंग्रेजी में कर लेते थे और आप उन्हें कहें प्लीज यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश फॉर 5 मिनट, दे कैन नॉट स्पीक। उसकी वजह ये थी कि वो उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाया गया। अब हमने फैसला किया और नया हमारी किताबें और निसाब क्या है कि इंग्लिश विल बी टॉट एज ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज में 4 स्किल होती हैं, टीचर उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो पूरा निसाब इसकी एक बहुत बड़ी चेंज आई है 72 साल में कि इंग्लिश विल बी टॉट एज अ लैंग्वेज नॉट एज ए सब्जेक्ट, ताकि हमारा बच्चा पहले दिन से सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी अपने आप को करे। इस्लामियात के बारे में आपको बताऊं तब्दीली क्या आई है। अब इस्लामियात सारी SLO बेस्ड, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड है, थीम है, फिर उसका SLO क्या होगा, क्या बच्चे ने हासिल करना है, याद क्या किया, और आगे हमने बताना है कि उसकी एक्टिविटी क्या है। अब एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकलिटीज, बजाय इसके कि हम सारी की सारी चीज़ें हम रटक लगाते थे, कॉपी पे लिख लेते थे, याद करके एक इम्तिहान होता था, अपनी मेमोरी रिप्रोड्यूस करते थे, पता चला 72 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, 33 वाला पास है, 32 वाला फिर इन कॉन्सेप्ट से हमने निकाला है क्या बच्चे को सबसे पहले उसको कॉम्प्रिहेंशन हो। और पहला यानी अगर आप कहें कि क्या बेहतरी, क्या फ़र्क है, हमारा पूरा पाकिस्तान का जो निसाब बना है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे का सारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे है। और हम ये समझते हैं कि इसकी वजह से, और इसमें टीचर भी आसान काम तो है, लेकिन एक्टिविटी जब कराएगा टीचर खुद भी उसकी लर्निंग बेहतर होगी, बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी, यानी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को भी इंश्योर किया है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। बिल्कुल, इसी चीज़ से थोड़ा सा आगे, जैसे अभी आपने स्वास्थ्य के हवाले से बात की, तो
देखिए, अगर आपके पास निसाब अच्छा है, आप प्रैक्टिकली हर चीज़ है, लेकिन वो जो उस्ताद को ट्रेनिंग देने वाला प्रोसेस है वो भी मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके टीचर को ही सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं आती होंगी तो वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र क्या करेगा। जैसे इंग्लिश है, अगर उनका टीचर्स का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है या वो प्रैक्टिकली उन बच्चों को वो चीज़ समझा नहीं पा रहे जो आप लोग चाह रहे हैं, आपका करिकुलम ये बता रहा है, तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके ऊपर कितना वर्कआउट। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया ताकि लोगों के जहनों में बहुत बड़ा सवाल था, आपके जरिए, आपके इस चैनल के जरिए ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम पहले बनाते थे सिर्फ निसाब जी। इस मौजूदा हमने जब फैसला किया तो हमने कहा नहीं, हम निसाब नहीं, हम 4 काम करेंगे। निसाब भी बनाएंगे, एक मॉडल टेक्स्ट बुक्स भी बनाएंगे और फिर टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बनाएंगे। अच्छा। कि ये जो निसाब और ये किताब इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो मैं खुशी महसूस करता हूँ ये बात शेयर करते हुए अपने तमाम नाज़रीन से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना लिए हैं और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त असातिज़ा की तरबियत, पंजाब में बड़े ह्यूज लेवल पे असातिज़ा की तरबियत का पूरा एक प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूनिट काउंसिल, तहसील लेवल पे तमाम यानी 1 अगस्त को जब वो क्लास में जाएंगे उससे पहले उनकी 1ली से 5वीं के नए निसाब में तरबियत मुकम्मल हो चुकी होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए, सारे सूबों को दिए, सारे एरियाज को। अभी कैंट एंड गैरिजन करा रहा था, APS करा रहा था, अभी फेडरल डायरेक्टरेट वाले शुरू कराने लगे। तो यानी असातिज़ा की तरबियत अब प्री रिक्विजिट्स है, बुनियादी रिक्वायरमेंट जरूरी है। अदरवाइज जब उस्ताद, आपको पता है उस्ताद टीचर इज द पिवट, वो सारी चीजों का महवर तो वही है। अगर उसके अंदर वो तब्दीली आ गई और इंशाल्लाह, एक मैंने आपको बताया कि हमने किताबों में भी इन बिल्ड किया है टीचर ट्रेनिंग और दूसरा टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी हमने बनाए। लेकिन आखिरी इसमें जो अगली बात और खूबी वाली बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अभी हमने जो मैथमेटिक्स था और साइंस की तालीम थी, इसको हमने, एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट होता है दुनिया में असेसमेंट के बड़े बड़े इदारे हैं, एक का नाम पीज़ा है, एक का नाम है टिम्स। टिम्स का मतलब होता है ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस। पाकिस्तान का पहला निसाब है अल्हम्दुलिल्लाह जो टिम्स के साथ, इंटरनेशनल असेसमेंट के साथ अलाइन हो चुका है। जो हमारा बच्चा ये वाला निसाब पढ़ेगा, इंटरनेशनल टिम्स के जो इम्तिहानात इंटरनेशनली होते हैं उसके लेवल पर होगा, उसके ऊपर वो जाके अपीयर भी होगा और अपीयर होंगे अगले साल हमारे बच्चे, ये पता लगेगा कि इंटरनेशनली हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक साहब, बहुत अच्छा एक आपने जो है वो हमें बताया सिलसिला, और खुशी की बात है कि बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा हर मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में। और जो हम पहले स्टैंडर्डाइज करते थे या कैटेगराइज करते थे लोगों को कि जी ये लोअर तबके का है, इसकी तो पढ़ाई इस तरह की नहीं है, इसको तो बोलना नहीं आता, और हमारा लेवल तो बहुत ऊपर है, हमारा तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। और अक्सर पेरेंट्स को भी बड़ी टेंशन होती थी कि अपने बच्चे को हम कौन से स्कूल में डालें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अच्छे स्कूल्स और उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, और अगर छोटे स्कूल्स में डालेंगे तो वहां पर बच्चा कुछ तरीके से सीख नहीं सकेगा। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की भी ये टेंशन एक तरह से दूर कर दी गई है। आखिरी बात जरूर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वो एक नई खबर है इस मुल्क के लिए। जी जरूर। आपको पता है कि आज तक पाकिस्तान में मुसलमान बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसको इस्लामियात कहते हैं। राइट। आज तक हम वो पढ़ाते रहे, और जो नॉन मुस्लिम बच्चे थे उनको हम एक एथिक्स पढ़ाते थे। राइट। अच्छा, लोग हमें, मुझे जैसे लोगों को मजाक भी करते थे कि क्या एथिक्स, इखलाकियात आप नॉन मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए आपने इस्लामियात, तो क्या एथिक्स की बात। तो एक अजीब सी बात थी। मौजूदा वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम को मैं क्रेडिट देता हूँ, गॉड ब्लेस देम, उन्होंने हमें इजाज़त दी कि 5 और मज़ाहिब के भी हमने निसाब बनाए तारीख में पहली दफ़ा। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, सिखिज़म, बहाई और कलाश, आप सोच नहीं सकते 4000 की कम्युनिटी है। तो इन 5 मज़ाहिब का हमने निसाब भी बना लिया है, किताबें भी बन गई हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे और ये भी पढ़ाया जाएगा। जी, ये अब जो बच्चा क्रिश्चियन है उधर मुसलमान इस्लामियात पढ़ रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी पढ़ रहे हैं, और जो बच्चा हिंदू है वो उस वक्त हिंदुइज्म पे पढ़ रहा होगा। यानी उनको अब हमने इतनी ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ थी उनको इम्पोर्टेंस दी, और आप हमारी किताबें में ज़रूर, आपको और नाजरीन को कहता हूँ ज़रूर देखें कि हमने हर किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर अदर कम्युनिटीज, माइनॉरिटी, ताकि हम एक कौम तो तब भी बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा स्लोगन क्या है, वन नेशन वन करिकुलम। अगर इस स्लोगन के लिए हमने, तो अब हमारी किताबों के अंदर आपको टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, इन सारी चीज़ों पे वाफर मिकदार में आपको मिलेगी। और एक चीज़ जो हमने ऐड की, SDGs,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है। 2030 तक पाकिस्तान सिग्नेटरी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्री 1 to 5 का जो निसाब बना है उसमें SDGs 4 के बाद की जो तमाम रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते हैं। और अब आखिरी खबर ये है कि 6 to 8 का निसाब भी पूरे मुल्क के लिए बन गया है। अब उस पर किताबें लिखेंगे और इंशाल्लाह इस साल ये नाफज होगा प्री 1 to 5, अगले साल 6 to 8 और 2023 जब मौजूदा हुकूमत का आखिरी साल होगा तो 9 से 12 का इंशाल्लाह निसाब नाफज होगा। और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब, ये उनकी बहुत बड़ी सुपरविजन सरपरस्ती रही जिसके नतीजे में हमने ये सारे टारगेट हासिल किया। और इंशाल्लाह ये एक मुल्क के अंदर इनकलाब भी होगा और मुल्क के अंदर जो एक कौम बनने का तस्वर है वो इंशाल्लाह निसाब से हम देंगे। बिल्कुल जी, और तब्दीली जरूर आएगी इस एक निसाब के बाद और बहुत अच्छा चेंज हमें नजर आएगा। ये तो वक्त के साथ ही हमें पता चलेगा, बट स्टिल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद पे दुनिया का